नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे मतलब डेटा, और ये सबसे बोरिंग पार्ट होता है, ठीक। लेकिन अभी ये पढ़ लोगे तो अगले साल तक काम आएगा, ये 1 साल का बेनिफिट देगा आपको, ठीक। आने वाले जो फरवरी एग्जाम में सीजीपीएससी में है वो तो पूछेगा ही। इकोनॉमिक सर्वे लेबर इंस्पेक्टर से पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पिछले साल का जो लेबर इंस्पेक्टर वाला एग्जाम था तो इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक। तो कोई कंफर्म नहीं रहता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, बट फिर भी हमको कोई चांस नहीं मिस करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मतलब पूरा का पूरा डेटा है और इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो जितने बार देखोगे, जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। तो ध्यान से यहाँ पे देखना और याद करते चलना, ठीक। तो सीजी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। अब ये जीएसडीपी में योगदान, ये जीएसडीपी क्या होता है इससे पहले जीडीपी समझ लो। जीडीपी क्या होता है, एक छोटा सा हल्का सा ओवरव्यू। जीडीपी मतलब जितने भी भारत देश में, भारत देश की जीडीपी अगर बात की जाए, भारत देश में जितने भी कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू, और जो सर्विस दिया जा रहा है उसका मॉनेटरी वैल्यू, मतलब उसको पैसे के टर्म में जो कैलकुलेट किया जा सके, ठीक। तो जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो सर्विस दिए जा रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड, इसका टोटल मनी वैल्यू जो आता है वही जीडीपी है जैसा माना जाता है, ठीक है। तो जीडीपी मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज दिए जा रहे हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाता है, जीडीपी। और यहीं से नेशनल इनकम भी निकाला जाता है, इसमें कुछ कुछ प्लस माइनस करके। जैसे ये जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक को अगर नेशनल बना दे, डोमेस्टिक मतलब यहाँ जितना भारत देश में हो रहा है उसको डोमेस्टिक बोल दिए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं भारत देश में सिर्फ भारतीय लोग हों, बाहर के लोग आके भी कोई सर्विस दे सकते होंगे, उन लोग भी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा के कमा रहे होंगे, तो उसको माइनस कर दिया जाता है। और जो भारत के लोग बाहर जाके कमा रहे हैं उसको प्लस कर दिया जाता है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पहुंच जाते हैं। और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट में पहुंच जाते हैं। तो ये एनएनपी जो होता है वो नेशनल इनकम होता है। कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा हूँ, जीडीपी एक नेशनल इनकम यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। और नेशनल इनकम मतलब क्या, जैसे हम लोग कल कमा रहे हैं तो मेरा इनकम हो गया, आपके फैमिली मिला के जो कमा रही होगी आपके फैमिली का इनकम हो गया, वैसे देश का भी तो इनकम होगा क्या, तो देश का इनकम क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। लेकिन जीडीपी को नेशनल इनकम नहीं बोला जाता, जीडीपी से नेशनल इनकम तक पहुंचा जाता है, ठीक है। लेकिन जीडीपी मतलब क्या बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी भारत देश में सामान उत्पादित किए जा रहे हैं और जो सेवाएं दी जा रही है, सेवाएं प्रदान की जा रही है, उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें मैं एस लगा दिया हूं, मतलब ये स्टेट का हो गया। जैसे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वो तो पूरे भारत देश की बात कर रहे थे जीडीपी, अगर किसी स्टेट की बात की जाए तो वो क्या होता है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। अब ये स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर क्या, जैसे मैं बोलूं कि मेरी हाइट बढ़ गई है, ऐसे मैं बोला कि मेरी हाइट बढ़ गई है, तो मेरी हाइट बढ़ गई, किसकी तुलना कर रहा हूँ मैं, हो सकता है मैं पिछले 2 साल में जितना था उससे ज़्यादा मेरी हाइट बढ़ गई, या पिछले महीने के हिसाब से अगर कंपेयर करूँ, या मैं कंपेयर करूँ जैसे पिछले 2 साल का बता दिया, ये 2 साल पहले मेरी हाइट 5 फुट थी, अभी कितनी है, 5 फुट 6 इंच है, हो सकता है 1 साल बाद 6 फुट हो जाए, होना मुश्किल है, बस उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं हमेशा ये 2 साल पहले वाले से कंपेयर करूँ तो वो क्या हो जाएगा, स्थिर मूल्य, मतलब एक फिक्स मान लिया कि भैया मेरे को यहाँ से कंपेयर करना है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब हम इंक्रीज की बात करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हो गया 10% 15%, ठीक है। तो ये जब कंपेयर करने की बात आती है तो हमें कोई फिक्स ईयर मान लेते हैं, जैसे 2011-12। अगर आज जीएसडीपी अगर मैं कैलकुलेट करूं और उसको ग्रोथ देखूं और 2011-12 से कंपेयर करूं तो वो क्या कहलाएगा, स्थिर मूल्य पे कंपैरिजन कहलाएगा,
ठीक है, मतलब जब भी मैं 2011-12 से कंपेयर करूं तो वो स्थिर मूल्य, और करंट पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो क्या कहलाएगा, प्रचलित दर। ठीक है, प्रचलित के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जीएसडीपी में योगदान देख रहे हैं, और ये स्थिर मूल्य। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना है वो पूछा नहीं जाता, ठीक है, ना मैं याद किया हूँ ना आपको करवा रहा हूँ। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है उसमें 3 अलग अलग सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब जो खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो उस जीएसडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है, इंडस्ट्री वाला सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान है, और जो टर्शियरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसका कितना योगदान है, इसको हमको पढ़ना है। ये पूरा का पूरा डेटा है और इसको आपको याद रखना है। तो इसमें जितना ये पीडीएफ में 30-40 पेज है, इसमें जितना करा दे रहा हूँ उतना ही आपको याद करके जाना है। याद करने के लिए बहुत कुछ है, बट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो करा रहा हूँ। ठीक, इसका फिगर कैसे रखना, 16, 49, 33, 16, 49, 33। पहले आपको ये शुरू के 2 फिगर याद रखने, जब ये याद हो जाए तब इसके बाद जो दशमलव में जो लगा हुआ है वो फिगर याद करना। तो जो जीएसडीपी में है एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना, या प्राइमरी सेक्टर कितना परसेंट, 16। ठीक है, उद्योग का कितना परसेंट, और सेवा का कितना परसेंट, 33%। इस फिगर को ऐसा रखना, 16, 49, 33, 16, 49, 33। तो एग्रीकल्चर वाले का 16, सेकेंडरी वाले का जो उद्योग है, इंडस्ट्री वाले का कितना, 49, और सेवा वाले का कितना, 33। अब जब ये याद हो जाए तो जब दूसरा रीडिंग मारोगे ना तब 16.91, 49.88 और 33.21, ये आपको याद रखना है। अब वृद्धि देखोगे तो वृद्धि कितना हुआ, तो इसी फील्ड में कितना वृद्धि हुआ, तो 5%, 5, 7, 9 करके याद रख लेना, 2 का गैप है, 5, 7, 9। अगर स्थिर मूल्य पर इनका योगदान पूछा जाए 16, 49 और 33, अगर उनका ग्रोथ पूछा जाए, वृद्धि पूछा जाए, तो 5, 7 और 9। ठीक है, 5, 7 और 9। पिछले साल के मुकाबले इतने कितना ग्रोथ किया, 5, फिर कितना, 7, फिर 9, ऐसे याद रख लेना। तो 16, 49 और 33, और ग्रोथ देखा जाए 5, 7 और 9। ठीक, अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सकारात्मक वृद्धि कब हुआ, मतलब मेरी इनकम 100 थी, अब 100 से मैं 110 रुपये कमाने लग गया, तो ये जो ग्रोथ है वो क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक वृद्धि। 100 रुपये कमा रहा था, 100 से अब 90 कमा रहा हूँ, अब ये ग्रोथ कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, नकारात्मक वृद्धि हो गया। ठीक है, तो ये सकारात्मक वृद्धि और नकारात्मक वृद्धि को पूछा जाता है कि कौन से वर्ष में सकारात्मक था, कौन से वर्ष में नकारात्मक था। तो 2011-12 से अभी तक के बीच में कंपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कृषि जो था वो सकारात्मक सबसे ज्यादा कब था, तो 2016-17 में। इसको याद रखना, 16-17 में सबसे ज्यादा क्या था, कृषि बढ़ा। उद्योग का 18-19 और ये 19-20, तो एक बीच में बस गैप आ रहा है, 16-17। ठीक है, फिर 17-18, 17-18 बस नहीं है कहीं पे, फिर ये 18-19, 19-20। तो आप लाइन से ऐसे याद कर सकते हो, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। ठीक है, तो पहला सेकेंडरी और जो तीसरा सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, उसका अगर देखा जाए कि उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से साल में किया, तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। तो 16-17 ये याद रह जाएगा, बीच में जो 17-18 उसको काट देना, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ, फिर 18-19 और 19-20। ठीक है, एक याद करने का तरीका ये हो सकता है, ठीक है, उसको याद कर लेना। और वो याद ना रहे तो उद्योग में देखो, इंडस्ट्रीज में छोटे उम्र के बच्चे भी काम करते हैं, बड़े उम्र के भी काम करते हैं। जब हम लोग देखे थे बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, उसमें 14-15 साल के नीचे के बच्चों को काम करना मनाही था, बट कुछ कुछ सेक्टर में काम करने अलाउ किए गए थे। तो छोटे बच्चे काम करेंगे तो ग्रोथ कम होगा, लेकिन एडल्ट काम करे, 18 साल वाले काम करे तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे वहाँ से रिलेट कर सकते हो। 18-19 में जो उद्योग क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक ग्रोथ हुआ, फिर 18-19 के बाद 19-20 सर्विस वाला याद कर लेना। ठीक है, अब ऋणात्मक वृद्धि भी पूछा था, न्यूनतम कब रहा, नेगेटिव में कब चले गया। तो 2020-21 में क्या आया था, कोरोना आया था। ठीक है, तो कोरोना सबसे ज़्यादा प्रभावित किया किसको, उद्योग और सर्विस सेक्टर को। तो 20-21 ये कोरोना वाला काल है, तो इजीली याद हो जाएगा। तो उद्योग और सेवा क्षेत्र में कोरोना काल में सबसे कम वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो 20-21 याद रख लेना। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में 15-16 और 17-18। 2016-17 में तो सबसे ज़्यादा था, जस्ट इसके एक साल पहले ऋणात्मक वृद्धि रहा और एक साल बाद ऋणात्मक वृद्धि रहा, मतलब 15-16 में और ये 17-18 में। चेक। अब क्षेत्रवार सर्वाधिक योगदान देखा जाए तो पहले उद्योग है, फिर सेवा है, फिर कृषि। कैसे उद्योग का 49% है, मतलब जीएसडीपी में योगदान देखा जाए। ठीक है, जीएसडीपी में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं। मान के चलो ये 3 लोग हैं, 3 लोग कमा के दे रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो टोटल इनका कमाई जीडीपी, ठीक है, जीडीपी या जीएसडीपी अगर स्टेट के बेस पे देखें तो। अब इसमें से ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों मिल के मेरे को 100 रुपये दे रहे हैं।
लेकिन 100 रुपए में ये कितना रुपए दे रहे हैं, 16 रुपए, ये दे रहे हैं 49 रुपए, ये दे रहे हैं 33 रुपए। तो सबसे ज्यादा योगदान इस कमाने में किनका है, सेकंड वाले का, सेकेंडरी सेक्टर का, तो 49 रुपए, इनका 16 रुपए, इनका 33 रुपए। बस वैसे ही सर्वाधिक क्षेत्रवार सर्वाधिक योगदान किसका है, उद्योग का, ठीक है, उद्योग का। छत्तीसगढ़ में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, उद्योग, जो उद्योग सेक्टर, उसके बाद सेवा, उसके बाद कृषि है, 49, 33 और 16। छत्तीसगढ़ में कुल आर्थिक विकास दर, ये आर्थिक विकास दर जीएसडीपी में जो ग्रोथ होता है ना, उसी को ही विकास दर बोल जाता है। विकास दर मतलब जीएसडीपी पिछले बार के मुकाबले इस बार कितना ग्रोथ हुआ, उसी को ही आर्थिक विकास दर बोला जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक विकास दर। तो 2022-23 का विकास दर कितना रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस बार। क्यों, क्योंकि भारत का जो विकास दर है वो 7% है और छत्तीसगढ़ का एक ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ का कुल विकास दर पूछा जाए तो कितना है, 8%, और भारत का कितना है, 7%। औसत आर्थिक विकास दर 5.73, एवरेज निकाल लेते लो, जो लास्ट 7-8 साल वाला है वहाँ से टोटल एवरेज निकाल लिए, तो एवरेज निकालने पे 5.73, इसका एग्जैक्ट फिगर भी याद कर लेना, 5.73। औसत निकालने से कितना आ रहा है, 5.73, और अभी 8%। भारत का कितना है, 7%। सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ पूछने से 16-17 में हुआ। जब देखो, जब कृषि ग्रोथ हुआ था ना 16-17 में, तो ऐसे याद रखना ना, सबसे ज्यादा विकास दर किस में था, सर्वाधिक वृद्धि किस में हुआ, तो 16-17 में हुआ। और सबसे कम हुआ जब कोरोना टाइम आया 20-21 में, ठीक है, उस टाइम में -1.80 चले गया था, ठीक। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, ये इंपॉर्टेंट है। समर्थन मूल्य ये क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं समर्थन मूल्य। अब इस बात को समझना, जैसे खाने पीने की आइटम सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। आपके लिए बाइक रहे ना रहे, कार रहे ना रहे, वो नहीं रहेगा तो भी आप जिंदा रह लोगे, लेकिन खाने पीने की वस्तु ही ना रहे तो जिंदा रहोगे क्या, नहीं रहोगे, ठीक। अब किसी को खेती में उतना ज़्यादा रुचि रहता नहीं है और ना उसमें कोई प्रॉफिट दिखता है, ठीक। तो कोई मेहनत से धान उगा रहा है, गेहूँ उगा रहा है, और हो सकता है फसल बर्बाद हो जाए, पानी गिर गया, कभी सूखा पड़ गया, बर्बाद हो गया, और उसके बाद कोई खरीद भी नहीं रहे। कभी देखना टमाटर हो गया एकदम 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो ऐसे बिकता है, ठीक। इतने कम में बिक रहा करके किसान फेंक भी देते हैं, वहाँ जाके ले जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग बेच रहा है, उसके बाद कोई 2 रुपये किलो में खरीदेगा, क्या फ़ायदा होगा मेरे को, वहाँ दिन भर 8 घंटे 9 घंटे बेच के टमाटर ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो कर रहा हूँ, ठीक। तो इस चीज़ से बचने के लिए सरकार क्या करती है, एक मिनिमम रेट जारी करती है कि भैया कोई नहीं खरीदेगा ना, तो मिनिमम कम से कम हम इतने रेट में खरीद लेंगे। उनको कम से कम ये आश्वासन तो रहेगा कि हम नुकसान में नहीं जाएंगे, ठीक। तो ये समझ लेना, ये क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो धान खरीदी, देखो धान खरीदी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मिनिमम सपोर्ट बोला है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कुल धान खरीदी केंद्र कितने हैं, ये पूछा जा सकता है। फिगर है और फिगर याद रखने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो उसको आसपास चीज़ों से रिलेट कर लेना। तो टोटल धान खरीदी केंद्र टोटल 2500, तो आपको इजिली याद हो जाएगा, 2500 में 3 कम है, ठीक है, 2497। टोटल धान खरीदी केंद्र कितना है पूछने से 2497। अब ये धान खरीदी कब से कब तक चला ये भी पूछता है, उस डेट को भी याद रखना, ठीक है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो धान खरीदी कब हुआ, 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2021 को, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने चला, 1 नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर से लेके 31 जनवरी 2023 तक, 1 नवंबर 2022 से लेके 31 जनवरी 2023 तक। अगर मक्का का पूछे तो मक्का ना 1 नवंबर 2022 से चालू हुआ था सेम डेट से, लेकिन वो खत्म हुआ 28 फरवरी 2023 को, ठीक है, मक्का का भी याद रखना। अब ये समर्थन मूल्य है कितना वो पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भारत का भी याद कर लेंगे और छत्तीसगढ़ का भी याद कर लेंगे। भारत में मतलब केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के धान, एक सामान्य धान हो जाता है और ए ग्रेड वाला धान हो जाता है। तो सामान्य जो धान है उसका समर्थन मूल्य भारत स्तर पर, केंद्र स्तर पर कितना है, 20-40, याद रहेगा, 20-40 फिगर इजी है, 20-40 याद रखना। और जो ए ग्रेड वाला है वो 20-60 में बिकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसा नहीं किए हैं, सबको एक ही रेट में लेते हैं, सामान्य के हिसाब से लिया आता है। तो केंद्र स्तर पर 20-40 और 20-60, ये सामान्य धान और ये ए ग्रेड वाला, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में ध्यान रखेगा, छत्तीसगढ़ में 20-40 में जैसे भारत पे खरीदा जा रहा है ना, छत्तीसगढ़ में भी इतना खरीदा जा रहा है, लेकिन उसमें 600 रुपये एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो अगर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पूछा जाए धान का कितना है, 26-40, 600 एक्स्ट्रा देके बेच रहे हैं, हाँ 26-40 और कितना बढ़ गया 27, ठीक है। इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 26-40 याद रखिएगा। और कितना क्विंटल धान खरीदा जा रहा था, तो पहले 15 क्विंटल, अब उसको अगले खरीफ जो सीजन आएगा उसमें कितना खरीदा जा रहा है, तो 20, पहले 15 उसके बाद अब 20 क्विंटल,
ठीक है, याद रखना इसको, 20-40, 20-60, और छत्तीसगढ़ में कितना, 26-40। अब धान खरीदी लक्ष्य, पहले तो बताता ना हमारा टारगेट इतना है, जैसे आप भी टारगेट सेट करते हो कि भैया मेरे को इतना पढ़ाई करना है, इतना मार्क्स लेके आना है, इतना परसेंटेज लेके आना है, ठीक है, बस वैसे यहाँ पे भी टारगेट रखा जाता है कि धान खरीदी, तो अभी जो 22-23 में था धान खरीदी कितना लक्ष्य रखा गया था, तो 110 लाख मैट्रिक टन, कितना, 110 लाख मैट्रिक टन, लेकिन हुआ कितना, 107.5, 5 के आगे और आगे फिगर था उसको याद देगा, 107.5 याद रख लेना, ठीक है, और इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो 97-99, 21-22 में कितना हुआ था। कुल पंजीकृत किसान कितने, रजिस्टर्ड किसान तो बहुत लोग होंगे, रजिस्टर्ड किसान कितने हैं, तो प से पंजीकृत, प से 25, ठीक है, छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं, ये सब छत्तीसगढ़ का है, ये बस 20-40 और 20-60 को बताने के लिए भारत यूज किया, बाकी सब छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, ये सारे छत्तीसगढ़ के हैं। कुल पंजीकृत किसान, प से पंजीकृत, प से 25, तो याद रखिएगा कुल पंजीकृत किसान कितने हैं, 25.93 लाख किसान है। प्रति एकड़ धान खरीदी, पहले 15 क्विंटल खरीद रहे थे, अब कितना खरीदा जाएगा, 20 क्विंटल, 1 एकड़ में कितना, 20 क्विंटल। प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ का, अभी देखो पर कैपिटल इनकम क्या होता है, जैसे देखिए मेरी फैमिली में मान के चलो 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, ये ए कमा रहा है 1 लाख रुपए महीना, बी कमा रहा है 50,000, सी कमा रहा है 30,000, डी कमा रहा है 20,000, और ये कमा ही नहीं रहा, सिर्फ उड़ा रहा है, ठीक है, तो इस फैमिली का टोटल इनकम कितना हो गया, 1,50,000, और ये टोटल कितना, 2 लाख रुपए आ रहा है, ये फैमिली का इनकम कितना रुपए हुआ, 2 लाख रुपए, फैमिली का इनकम कितना, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए तो फैमिली का इनकम हो गया, ठीक है, फैमिली का इनकम 2 लाख रुपए। वैसे ही नेशनल इनकम बताया था देश का, तो देश का नेशनल इनकम, पूरा देश का इनकम क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। अब फैमिली में कितने मेंबर है, 5 मेंबर, तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं कि एक आदमी के लिए कौन कितना कमा रहा है, एक आदमी के लिए कितना पैसा बच रहा है, ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे पर पर्सन निकालूं फैमिली के हिसाब से, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से, तो 2 लाख डिवाइड बाई 5 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो हमारी फैमिली कितना कमा रही है, 2 लाख, लेकिन एक व्यक्ति के हिसाब से कितना आ रहा है, एक मेंबर के हिसाब से 40,000। बस वैसे ही नेशनल इनकम पूरा देश कमाता है तो नेशनल इनकम, और अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए टोटल पॉपुलेशन से, जितने पॉपुलेशन है, तो वो आ जाएगा निकल के क्या, पर कैपिटल इनकम, कितना, पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम अभी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का कितना है, पर कैपिटल इनकम समझ गए, नेशनल इनकम पूरे देश का, पर कैपिटल इनकम मतलब पूरे देश के एक लोगों का एवरेज निकाले, तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ का पर कैपिटल इनकम हमको देखना है। तो छत्तीसगढ़ का पर कैपिटल इनकम 2021-22 में कितना था पूछने से, 1,20,704। अभी 22-23 का इंपॉर्टेंट है, 1,33,898, 1,33,898, ठीक है, याद रखना क्या, 1,33,898। अब वृद्धि कितना हुआ पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो कितना, 10.93%, ठीक है, कितना, 10.93%, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब मैंने बताया 2 चीजें कंपेयर करते, एक स्थिर पे और एक प्रचलित पे। स्थिर पे इनकम कितना है, 96,242, ये पूछा नहीं जाता बट याद रख लेना, स्थिर पे 96,242, 1,33,898 प्रचलित पे है, और पिछले 2021-22 की तुलना में देखें तो कितना परसेंट ग्रोथ हो गया, 10.93, 21-22 में 1,20,704, 22-23 में 1,33,898। उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान ये भी कितना है, ये फिगर पूछा जाता है, अभी तक कितने दुकान है, तो देखो शहरी क्षेत्र में 1678 और ग्रामीण क्षेत्र में 11,829, जहाँ पे आपको सामानें मिलनी है, तो कुल कितना है, 13,507। लेकिन अभी एक और प्रशासकीय प्रतिवेदन आया, इकोनॉमिक सर्वे जब जारी हुआ डेटा तो इतना था 13,507, बट 12 जनवरी 2023 को प्रशासकीय प्रतिवेदन आया तो इसमें कुछ और दुकानें बढ़ गई, 12 दुकान और ऐड हो गया, तो टोटल अभी कितना दुकान है, 13,519। आपको दोनों फिगर याद रखना है, अब ऑप्शन में अगर दे उस हिसाब से मानना, सपोज ये फिगर दिया ही नहीं है तो इसके हिसाब से लोगे, ये फिगर दिया तो ये ले लेना, अभी अपडेटेड तो ये है। तो देखो ग्रामीण वाला याद रखना, ग्रामीण ग से 11, ग से ग्रामीण ग से 11, तो 11,829 ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान है, 1678 शहरी में है, और टोटल अगर पूछा जाए तो कितना है, 13,507 उचित मूल्य की दुकान है। प्रशासकीय प्रतिवेदन आते तक और बढ़ गया 12, तो टोटल कितना हो गया, 13,519। कुल प्रचलित राशन कार्ड कितने हैं, 72 लाख टोटल प्रचलित राशन कार्ड है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये बताने से पहले वापस रिवाइज करा रहा हूं एक बार,
ये खुद से पढ़ोगे 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा, एक दिन पढ़ने से फिर दोबारा नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। ये बोल रहा हूँ, ये अगले पीएससी तक काम आएगा, 1 साल तक काम आएगा, समझ लो, ठीक है। तो अभी याद कर लेना, एक बार का मेहनत है। जीएसडीपी स्थिर मूल्य के हिसाब से देखा जाए, स्थिर मूल्य के हिसाब से देख रहे हैं, प्रचलित मूल्य पे भी अलग पूछा जाता है, बट एग्जाम में स्थिर मूल्य पूछा जा रहा है इसलिए बता रहे हैं। जीएसडीपी में योगदान कितना है अगर पूछा जाए तो क्या याद रखना, 1649 164933, ठीक है। जब ये याद हो जाए ना तो कल अगले दिन उसके बाद दशमलव वाला याद करना, 16.91 49.88 13.21। जब ऑप्शन 4 ऑप्शन दिखता है ना तो याद आ जाता है कि अच्छा ये था। सपोज हमको कोई नाम याद नहीं आ रहा था, किसी का नाम अगर पूछा जाए लेकिन सामने वाला कोई क्लू देता है तो याद आ जाता है ना, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक है, तो याद रहता है। आप ऑप्शन देखोगे तो याद आ जाएगा, उस एक बार वो फिगर आपके दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। तो 16.91 49.88 और 33.21। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, उद्योग का है, सबसे किसका है, कृषि का, सबसे कम किसका है, कृषि का। अब अगर वृद्धि देखें, ये पिछले साल के मुकाबले कितना ग्रोथ हुआ पूछने से तो 579 का फिगर रखना, 579, दो का गैप है, 579, 5.93 7.83 9.21। सकारात्मक वृद्धि देखा जाए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र, तो कब कब सबसे ज्यादा ग्रोथ किया, तो ऐसे जमाना 16-17 17-18 18-19 19-20, ठीक है, ऐसे जमाना। अब 16-17 वाला पहला, 17-18 जो आ रहा है ना उसको स्किप कर देना, 18-19 और 19-20। ऋणात्मक, ये दोनों में ऋणात्मक कब रहा, जब कोरोना टाइम था 20-21 में। और ये ऋणात्मक कब था, 16-17 में पॉजिटिव था, जस्ट एक साल पहले नेगेटिव और एक साल बाद नेगेटिव, तो 15-16 में और 17-18 में ये नेगेटिव था, ठीक है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखे थे वो भी सबसे ज्यादा कब था, तो जब कृषि वृद्धि हुई थी ना 16-17 में, तब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा था। क्षेत्रवार सर्वाधिक योगदान अगर देखा जाए, ये देख चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक विकास दर कितना है, भारत का 7% है, छत्तीसगढ़ का 8% है। औसत अगर देखा जाए, ये छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं 5.73। ये इकोनॉमिक सर्वे जो पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं, ठीक है, भारत का नहीं पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पे जहाँ पे भारत का बता रहा हूँ, भारत से तुलना कर रहे हैं, वहाँ पे क्योंकि भारत से जहाँ पे ज्यादा है ना वो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। भारत का 7%, हमारा 8%, इसलिए भारत का मेंशन कर दिया है। भारत में 20-40 में खरीद रहे हैं, यहाँ 26-40 में खरीद रहे हैं, तो 600 एक्स्ट्रा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। औसत आर्थिक विकास दर 5.73। सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ, 16-17 में जब कृषि क्षेत्र आगे बढ़ा था, और नेगेटिव कब गया था, जब कोरोना क्षेत्र था। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, टोटल धान खरीदी केंद्र कितने हैं, 2500 से 3 कम कर लेना, याद रखना 2497। 2500 तो याद रहेगा, धान खरीदी केंद्र 2500, उससे 3 कम कर लेना, 2497 धान खरीदी केंद्र है। धान खरीदी कब से कब तक हुआ पूछने से, 1 नवंबर से 31 जनवरी, जस्ट एक महीना और ऐड कर दोगे तो मक्का का आ जाएगा, ठीक है। अभी सबका रेट भी पूछता है, आगे चल के मक्का वाला का भी रेट देखेंगे। तो 20-40 और 20-60 दो धान अलग अलग कैटेगरी के, छत्तीसगढ़ में 26-40। धान खरीदी लक्ष्य कितना रखा गया था, टारगेट, तो टारगेट रखा गया था 110 का, हुआ कितना 107.5, ठीक है। पंजीकृत किसान कितने हैं, प से पंजीकृत, प से 25, प से पंजीकृत, प से 25, 25.93 लाख किसान है। प्रति एकड़ धान खरीदी पहले 15 कर रहे थे, अब कितना खरीदेंगे 20। पर कैपिटल इनकम अभी वर्तमान में कितना है, 133,898, 133,898, पहले कितना था 120,704, तो अभी ग्रोथ कितना हुआ 10.93। स्थिर में, स्थिर के हिसाब से देखा जाए तो कम है 96,242। उचित मूल्य की दुकान कितना है, ग्रामीण में ग से 11, ग से ग्रामीण याद कर सकते हो, ग्रामीण में 11,829, टोटल दुकान 13,507 है, बट अभी प्रशासकीय प्रतिवेदन आते तक 12 और बढ़ गया तो 13,519 हो गया। कुल प्रचलित राशन कार्ड कितने हैं, राशन कार्ड जिसको दिखा के आप धान गेहूं सब कम प्राइस में ले रहे हो, तो याद रखना 72-71, तो 72.71 लाख, ठीक, ध्यान रहेगा। राजस्व संबंधी विवरण, रिवेन्यू कितना रिसीव हुआ, कितना खर्च हुआ, तो राजस्व कितना है, राजस्व मतलब रिवेन्यू समझ लो। अब इसमें प्राप्ति और व्यय, ये इंपॉर्टेंट तो हो जाता है, पूछा इसको ज्यादा जाता है, राजस्व अधिक क्या, सरप्लस। जैसे मैं इनकम कमा रहा हूँ 100 रुपये, खर्चा कर रहा हूँ 80 रुपये, तो जो 20 रुपये बच रहा है उसको सरप्लस बोलेंगे, बच गया एक्स्ट्रा जो सरप्लस। कमा 100 रुपये रहा हूँ और खर्च 120 कर दिया, वो डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। तो जब इनकम ज़्यादा रहे खर्च से तो सरप्लस, खर्च ज़्यादा रहे इनकम से तो डेफिसिट, ठीक है। तो अभी राजस्व अधिक क्यों हुआ है, कितना 701.4
6 करोड़ फिगर। तो राजस्व स स आ रहा है 7, ऐसे याद कर सकते हो राजस्व, और कुछ उसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, तो राजस्व स स 7 याद करना, 701.6 करोड़ राजस्व अधिक हुआ है। अब ये कैसे निकालोगे, तो प्राप्ति कितना हुआ 89,073 और व्यय कितना हुआ 88,373, ठीक है। और इसके आगे भी दशमलव में है, उसको ध्यान हटा देना। 701.6 करोड़ राजस्व अधिक्य, अगर ये दोनों फिगर याद नहीं भी हो तो इसको आप याद रख लीजिएगा। कुल कर राजस्व में वृद्धि कितना हुआ, तो ये राजस्व में वृद्धि 7.5, राजस्व स आ रहा है, स से 701.6 भी याद रख लेना, स से 7.5 भी याद रख लेना। तो राजस्व में वृद्धि कितना हुआ 7.5% पिछले साल के तुलना में अगर देखा जाए। अब देखो गैर कर राजस्व, राजस्व दो प्रकार का होता है, एक कर राजस्व और एक गैर कर राजस्व। कर राजस्व में देखो सरकार कहाँ से पैसा कमाएगी, सरकार जो खर्च कर रही है, रोड बना रही है, तो आपसे डायरेक्टली ऐसे पैसे तो नहीं ले रही कि भैया यहाँ रोड बन रहा है पैसे दो, ऐसे तो नहीं लेती। तो सरकार कहाँ से पैसा आएगा, टैक्स से आता है। सरकार का इनकम का मेजर सोर्स क्या है, टैक्स है, ठीक है। उसके बाद उसके हाथ में जो भी जैसे माइनिंग और कुछ कुछ सेक्टर अगर उसके हाथ में है तो वहाँ से इनकम जनरेट कर अलग बात है, बाकी मेजर उसका जो इनकम है कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। तो टैक्स का पैसा भी बढ़ता है ना, कुछ जैसे जीएसटी ले लो तो कुछ सेंट्रल जीएसटी जाता है और कुछ स्टेट जीएसटी जाता है। तो टैक्स के पैसा कर राजस्व हो गया, और जो टैक्स से नहीं वसूला जा रहा है उसके अलावा जो है वो क्या, गैर कर राजस्व हो गया, ठीक है। तो जो टैक्स से वसूला गया पैसा है वो कर राजस्व, जो उसके अलावा है कौन सा, गैर कर राजस्व। तो छत्तीसगढ़ स्टेट को अगर पूछा जाए गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, जो ग्रांट मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा है। गैर कर राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान किसका है पूछने से, किसका है, केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, ठीक है। तो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान देखा जाए कितना है 51%, उसी से पैसा आ रहा है किसमें, गैर कर राजस्व में, ठीक। राजस्व व्यय के अंतर्गत व्यय का क्रम, अब देखो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको पैसा देना है, वो पैसा भी कहाँ से देंगी, सरकार, जो सरकार के पास पैसे रहेंगे वहीं से देंगे। तो उनका पैसा दिया मतलब खर्च होगा। तो ये पूछा जाता है राजस्व व्यय कौन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक रहा, उसका लाइन से क्रम याद रखना पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है किस में होता है, वेतन भत्ते में, सैलरी में, सैलरी के बाद पेंशन में, उसके बाद ब्याज में, फिर मजदूरी में। तो ये पूरा लाइन से क्रम याद रखना, वेतन भत्ते, पेंशन, ब्याज और मजदूरी, ठीक है। राजस्व व्यय के अंतर्गत व्यय का क्रम अगर पूछा जाए, वेतन भत्ते, फिर पेंशन, फिर ब्याज और मजदूरी। राजकोषीय घाटा बजट 2023-24 के अनुसार कितना अनुमान लगाया जा रहा है, 15,200 करोड़ होगा, जो कि जीएसडीपी का 2.99% होगा। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है पूछने से 63.79%, 63.79 ये कर राजस्व का है। तो गैर कर राजस्व का निकालोगे तो इसमें -100 में माइनस कर देना, तो वो फिगर आ जाएगा, और उसमें से 51% जो केंद्र सरकार अनुदान दे रही है वो आ जाता है, ठीक। कृषि क्षेत्र में देखते हैं क्या क्या फिगर इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवार 40.10 लाख, पंजीकृत कृषक कुल कितने हैं 25.93 लाख। इसमें लघु एवं सीमांत कृषक, तो इसका एक रेंज है 2 एकड़ तक, 2 हेक्टेयर तक अगर आपके पास जमीन है तो लघु और सीमांत है, इस कैटेगरी में आ रहे हो, नहीं तो बड़े किसान कहलाओगे। तो लघु एवं सीमांत कृषक, कुल कृषक में से लघु एवं सीमांत कृषक कितने, 82%, इसको ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद बड़े किसान आ जाएंगे। कुल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कितने प्रतिशत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है पूछने से, तो 36%। अब ये जो सिंचाई हो रहा है, जहां भी सिंचाई हो रहा है उसमें किसका योगदान ज़्यादा है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ ये पूछता है। तो जलाशय या नहर के माध्यम से जो सिंचाई होता है सबसे ज़्यादा है, कितना, 52% इसी से हो जाता है। जलाशय जैसे कहीं नहर वगैरह से पानी कहीं पे इकट्ठा कर रखे ना, तो उसको तालाब नदी नहीं बोल के क्या बोलते हैं, उसको जलाशय बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से जलाशय या नहर से जो सिंचाई हो रही कितना %, 52%, ठीक। फिर नलकूप से 29%, जो बोर वगैरह है, खेत में बोर वगैरह से भी सिंचाई हो रहा है, तो उस नलकूप से सिंचाई होता है कितना, 29%। उसके बाद तालाब है, उसके बाद कुआं। इस क्रम को याद रखना, सिंचाई हो रही है तो सबसे ज़्यादा किस में, जलाशय नहर से 52%, फिर नलकूप 29%, फिर तालाब और उसके बाद कुआं। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 9.89%, 9.89%, 9 और 89। अब बोलोगे कृषि क्षेत्र में तो 16% पड़े थे, तो वो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र मतलब जो प्राइमरी सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, उसमें न केवल कृषि बल्कि पशुपालन भी शामिल हो जाता है,
ठीक है, पशुपालन हो गया, जो भेड़ बकरी चरा रहे उससे इनकम हो गया, वो भी उसमें शामिल हो जाता है। ठीक, तो कृषि क्षेत्र में केवल और केवल कृषि अगर देखा जाए तो केवल और केवल कृषि से, फसल से कितना, ये कृषि क्षेत्र बोल लो या फसल का बोल लो, वो कितना है, 9.89% है। कुल बोया व शुद्ध बोया क्षेत्रफल सर्वाधिक, अब ये बोया क्षेत्रफल क्या है, जिसमें धान वगैरह उगाया जा सके, जिसमें बोया जा सके, वो फिगर याद नहीं रखना, सबसे ज्यादा और सबसे कम उसको याद रखना। सबसे ज्यादा कितना है, राजनांदगांव, और सबसे कम कहाँ, नारायणपुर में। द्विफसली क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, राजनांदगांव। जैसे यहाँ बोया क्षेत्रफल राजनांदगांव था, यहाँ पे भी द्विफसली क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, राजनांदगांव में, और सबसे कम किसमें, बीजापुर में। द्विफसली मतलब जैसे एक ही खेत में कई लोग पूरे साल भर एक ही प्रकार का खेती करते हैं, और कई लोग खरीफ फसल में, खरीफ महीने में अलग, फिर रबी महीने में अलग, कभी चावल उगा रहे, कभी गेहूँ उगा रहे हैं, ऐसा, कभी धान कभी गेहूँ। ठीक है, तो द्विफसली क्षेत्र सर्वाधिक कौन सा, राजनांदगांव, और न्यूनतम बीजापुर। बोर जरूर लग रहा होगा, लेकिन 4-5 बार पढ़ोगे याद रहेगा, और इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको और नाच गा के इंटरेस्ट नहीं बना सकता, इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता, तो ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बोया और शुद्ध बोया क्षेत्रफल कहाँ है सबसे ज़्यादा, राजनांदगांव। न्यूनतम, न से न्यूनतम कहाँ, न से नारायणपुर याद रखना, द्विफसली क्षेत्र में, और कम बीजापुर। प्रमुख अनाज, अभी तक सबसे पहले ये टॉप वाला पूछा जाता था, जैसे सबसे प्रमुख अनाज कौन है, उत्पादन के आधार पर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है। अब क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है, धान के बाद सर्वाधिक प्रमुख अनाज कौन सा है, धान के बाद, तो मतलब इसका मतलब क्या है, पहला दूसरा दोनों याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो प्रमुख अनाज, धान के बाद हमारी प्रवृत्ति या रहेगी किसको मारने की, गेहूं को। ठीक है, लेकिन गेहूं नहीं है, धान के बाद क्या है, मक्का, मक्का के बाद है गेहूं। ठीक है, धान पहले, दूसरे नंबर पर मक्का, तीसरे नंबर पर गेहूं। प्रमुख दलहन, दलहन और तिलहन क्या है, ऐसी फसलें जिससे दाल निकले दलहन, ऐसी फसलें जिससे तेल निकले तिलहन। कुछ दलहन भी रहता है, कुछ तिलहन भी रहता है। तो दलहन उत्पादन के आधार पर देखा जाए सबसे प्रमुख फसल कौन सा, चना, चना दाल। ठीक है, और उसके बाद लाख, तिमड़ा, लाकड़ी बोलते हैं, लाकड़ी वो लाख है। ठीक है, तो चना के बाद लाख है, उसके बाद उड़द है। तो ये तीनों याद रखना, धान, मक्का, गेहूं, चांद, चना, लाख और उड़द। तिलहन के हिसाब से देखा जाए तो सोयाबीन और उसके बाद राई याद रहेगा। धान फिर गेहूं है क्या, नहीं है, धान, मक्का और गेहूं। दलहन में चना, फिर लाकड़ी और उसके बाद उड़द। तिलहन में सोयाबीन, देन राई। कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितना है, 21.47 लाख है, नहीं होगा, ये हेक्टेयर होगा, हेक्टेयर। 21.47 लाख हेक्टेयर जल संसाधन के अंतर्गत टॉपिक देख रहे हैं। अब वो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देखोगे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक, अर्जुना करंट अफेयर में देखोगे तो बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, इसमें से जो मैं पूछा जा रहा है उसको छांट के बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितना है, 21.47 लाख हेक्टेयर इतना। उसमें वृहद परियोजना 8, जैसे अलग अलग बांध परियोजना रहता है ना, जैसे सिंचाई वगैरह किया जा रहा है, तो उसको भी कैटेगराइज किया गया है, वृहद परियोजना, लघु परियोजना। तो वृहद कितने हैं, 8, और मध्यम परियोजना 38, और लघु परियोजना 24, 77। सर्वाधिक सिंचित जिला याद रखना है आपको कौन सा है, जांजगीर चांपा। सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर चांपा। न्यूनतम सिंचित जिला नारायणपुर, न से न्यूनतम, न से नारायणपुर याद रख सकते हो। सबसे कम जो सिंचाई की जरूरत पड़ती है नारायणपुर को, और सबसे ज्यादा जो पड़ती है कहाँ, जांजगीर चांपा में। ठीक है, नारायणपुर और कहाँ पे न्यूनतम था याद करो, अभी बताए। शुद्ध बोया क्षेत्रफल वाले में देख रहे थे, बोया क्षेत्रफल में नारायणपुर सबसे कम था, सबसे ज्यादा राजनांदगांव था। द्विफसली में राजनांदगांव ज्यादा था, कम किसमें था, बीजापुर था। वन संसाधन के अंदर देखते हैं, जीएसडीपी में कितना योगदान है इसका, 3.19%। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 59772। अभी छत्तीसगढ़ में जब ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़े होगे, काहे हंस रहे हो, मैं कोई बताओ, हाँ, रजिस्टर देख के, मैं भी हंसू। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल 59772। अभी ज्योग्राफी कवर कराया तो ये फिगर बताए थे क्या तामेश सर, उसमें भी कुछ इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कवर कराएंगे ना। तो 59772 याद रखना, 59772 वन क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, 44.2%। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है, पूरे भारत में कंपेयर किया जाए तो चौथे नंबर पर। और वन कवर, वन आवरण, फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे देखा जाए तो
3rd नंबर पे। अब ये क्षेत्रफल और आवरण क्या डिफरेंस है इसमें? क्षेत्रफल मतलब एरिया, जैसे देखो ये इतने पूरा मैदानी क्षेत्र है समझ लो, यहाँ पे मतलब कहीं पे ये जंगल एरिया, ये जंगल, ये जंगल, ये जंगल, जरूरी थोड़ी जंगल मतलब लगातार जंगल ही रहे, कुछ थोड़ा सा मैदानी एरिया आ गया उसके बाद फिर जंगल चालू हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि भैया ये जंगल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये पूरा एरिया काउंट कर लिया आता है, भले बीच में हो ना हो, ये बीच बीच में एरिया में हो ना हो, तो ये पूरा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। और पर्टिकुलर अगर मैं जंगल कहाँ कहाँ उगा है उसकी बात करूँ तो वो क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कवर। ये वाला पूरा एरिया क्षेत्रफल और इस ये वाले एरिया ये क्या कहलाएंगे? कवर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे आता है? चौथा। और छत्तीसगढ़ वन आवरण की दृष्टि से कौन से नंबर पे? तीसरा। वन विकास निगम मई 2001 में बना था। वर्तमान वन परियोजना मंडल कितने हैं? 9। और आरक्षित वन, ये इसको याद रखना, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, इसके क्रम को कभी चेंज मत करना। सबसे पहले आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित रिजर्व रख दिए, रिजर्व फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट को कैसे बांटा जाता है? किसी किसी फॉरेस्ट में कोई कटाई नहीं कर सकते, जाके लकड़ी काट दूँ ऐसा मन करेगा आपका तो नहीं काटना है, ठीक है। वहाँ जाके अपना गाय भैंस चरा दूँ बोलोगे तो नहीं चराना है। पेड़ काट के कई लोग जीवन यापन करते हैं ना, लेकिन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ जाना अलाउ है कि नहीं है। अब आपका मन किया एकदम सागवान पेड़ देखे काट दिए तो फॉरेस्ट गार्ड आएगा और वो नहीं समझे, ठीक है। तो ये आरक्षित वन में ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, रेस्ट्रिक्शन रहता है कि यहाँ भी आप अपने पशुओं को चरा नहीं सकते, वन काट नहीं सकते। आरक्षित वन, संरक्षित और अवर्गीकृत, इस फिगर को याद रखिएगा 43, 40 और 16। 43, 40 और 16। 43.13, 40.22 और 16.65। कुल लघु वनोपज का समर्थन मूल्य में खरीदी, तो अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो 65 वनोत्पाद, वनोत्पाद मतलब वन से जो उत्पाद हुए हैं, एक लघु वनोपज हो गया, एक मुख्य वनोपज हो गया, मतलब वन से जो उपज हो रहे हैं, साल, सौगन, ये सब मुख्य वनोपज में आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी ये तेंदुपत्ता, हाँ तेंदुपत्ता, ये सब किस में आ जाता है? लघु में। तो टोटल ऐसे 65 वनोत्पाद हैं जिसको छत्तीसगढ़ सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद रही है। तो लघु वनोपज कोई क्यों खरीद रही है? उसमें उतना ज़्यादा इनकम नहीं होता करके कोई ध्यान नहीं देगा तो फिर उसका उत्पादन होना बंद हो जाएगा। उसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है, अब चूंकि यहाँ पे ये सब उत्पादन होता है तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है, इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य पे इसको खरीदती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो टोटल कितने वन उत्पाद को खरीद रही है पूछने से 65। पिछले साल ये 52 था, अभी 65 खरीद रही है। तेंदुपत्ता पारिश्रमिक संरक्षण दर कितना रुपए? देखो तेंदुपत्ता के लिए कितना रुपए देगा? तेंदुपत्ता का देखना 4000 रुपए प्रति मानक बांटा, ये बांटा नहीं होगा, बोरा होगा, ठीक है, बोरा। और एक बोरा में कितना? 50,000 तेंदुपत्ता आ जाता है, ठीक। थोड़ा सा और बचा है, देख लो एक बार, सुन लो बस। प्रिया मैडम के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि कब खत्म हो, कब सर अपनी वाणी को विराम दे। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस, इससे कितना रुपए हुआ इनकम? ये देखो, मुख्य खनिज से, दो प्रकार का खनिज है, मुख्य और एक गौण, है ना। जो ज्यादा कमा के दे रहा है मुख्य है, जो कम कमा के दे रहा है गौण, ऐसा समझ लें। मुख्य खनिज से आए 22-23 में कितना? 11,362.24 करोड़। और गौण खनिज से कितना हुआ? 252 करोड़। मुख्य खनिज से 11,362 और गौण खनिज से कितना हुआ? 252 करोड़ रुपए। 2021-22 में राज्य खनिज उत्पादन मूल्य भारत में 17.34 था, याद रखना होगा तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना। 11,362 और 252। कुल लघु वनोपज का समर्थन मूल्य में खरीदी 65 वनोत्पाद, ये हो गया, कवर हो गया ऊपर। ऊर्जा देखते हैं, राज्य जब गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था तो कितना मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होता था पूछने से? 1360। और वर्तमान में कितना हो रहा है? 1624। कुल वृद्धि 119% दे दिया था, लेकिन 19% वृद्धि बोलोगे, इसका 19% निकालोगे ना तो 1624, मतलब 1360 का 19%, ठीक है, 16-19 कुछ आ रहा है, मतलब दशमलव में और होगा, दशमलव में उसको भी काउंट करोगे तो 1624 पहुंच जाएगा। तो 1624 वर्तमान में ऊर्जा हो रहा है, याद रखना। तो ऐसे याद कर सकते हो, 24 घंटा बिजली मिल रहा है, नहीं आपको भी लाइट गोल होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो 1624 करके याद रख लेना। तो 1360 राजगठन के समय, वर्तमान में कितना है? 1624। यहाँ से यहाँ कंपेयर किया जाए तो लगभग 19% बढ़ चुका है, ठीक है। कितना? 19% बढ़ चुका है। हाँ लिखा हुआ 119%, लेकिन देखो ना 119 मतलब डबल हो गया ना,
100 रुपये है, मैं बोलूँगा 10% ग्रोथ हो गया, 100 का 10% कितना, 110, ठीक। हाँ 100 नहीं, वो समझ गए, 119 लिखा हुआ है, मैं भी वही बोल रहा हूँ 119 हो गया, लेकिन अगर परसेंटेज देखोगे तो 19% ग्रोथ हुआ, ये बोलना चाह रहा हूँ। कितना हो गया तो 119%, लेकिन कितना ग्रोथ हुआ है तो 19%, ठीक। समझिए क्या बोल रहा हूँ। 100 रुपये मेरा इनकम था, 100 से 110 कमाया, अब 110 रुपये हो रहा है, तो 10 रुपये ग्रोथ पूछा जाए तो 110, लेकिन हो कितना गया तो 110%, ठीक है। वैसा कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, 2984 मेगावाट। जीएसडीपी में विद्युत या गैस योगदान कितना है अगर पूछा जाए तो 10.8%। जैसे अलग अलग देख रहे हैं ना, कृषि का 9.89 था, ठीक है, वैसे ही विद्युत या गैस का कितना योगदान है, 10.8%। ये इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व की कौन सी संख्या की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे टॉप नंबर पे जीडीपी के आधार पर अगर देखा जाए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, यूएसए है, सेकंड चाइना है, 5वें नंबर पर भारत आता है, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत युवा निवास करते हैं, 100 में अगर देखा जाए तो 65% युवा निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में कार्य सहभागिता का अनुपात, वर्किंग पॉपुलेशन, देखो जरूरी थोड़ी पूरे पॉपुलेशन काम कर रहे होंगे, छोटा बच्चा है 3-4 साल का, वो काम करेगा क्या, नहीं। एकदम जो बूढ़े हो जाते हैं वो काम करेंगे क्या, नहीं। तो ये कार्य सहभागिता का अनुपात कितना है, 47.68%। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ये इंपॉर्टेंट ध्यान ना। जैसे जब डिलीवरी होता है बच्चा, उस टाइम में बच्चे की भी मृत्यु जाती है कभी कभार, और माताएं की भी मृत्यु हो जाती है। पहले ये फिगर ज़्यादा था जब उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि ये फिगर को कम किया जाए। तो महिलाएं की मृत्यु कितनी होती है, 137। इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कितना, 137, लेकिन ये प्रति 1 लाख में। और बच्चे की मृत्यु कितनी हो जाती है, 38, ये प्रति 1000 में, ठीक है। 137 1 लाख में, और मृत्यु शिशुओं का देखा जाए तो 38। और 2030 तक इसको कितना करने का लक्ष्य किया गया है, 15। बच्चे जो 38 खत्म हो रहे हैं उसको 15 करने का लक्ष्य किया गया। छत्तीसगढ़ के कितने जिले मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित किए गए हैं, टोटल 14, याद रखना 14। पहला मिलेट कैफे रायगढ़ में, और मिलेट कार्निवल कहाँ हुआ था, रायपुर में। वानिकी का जीएसडीपी में भागीदारी, वानिकी का, फॉरेस्ट्री का देखा जाए कितना, 3.19%। विनिर्माण का जीएसडीपी में भागीदारी 18.67%। बैंकिंग का जीएसडीपी में भागीदारी 3.23%। खनन उत्खनन का, माइनिंग का 10.7%। ये एक बार याद रख लीजिएगा। फसल का जीएसडीपी में भागीदारी 9.89, उसको देख चुके थे। केवल फसल या केवल कृषि देखा जाए, मैंने बोला कृषि क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में कृषि के अलावा और बहुत सारी चीज़ें रखा जाता है, पशुपालन हो गया, ये सारी चीज़ें भी उसमें रखी जाती हैं, बट केवल फसल का देखा जाए तो 9.89। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी अभी तक का जो डेटा है वो 247, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम कितने, 32 है। इसमें का दो ही फिगर याद रखना, कृषि उपज मंडी 69 और उप मंडी कितने हैं, 118। 69 और 118 याद रखिएगा। प्राथमिक कृषि, ये सब डेटा चेंज हो गए, इसको हटा देना। ऊपर का दो याद रखना, कृषि उपज मंडी कुल कितने 69 और उप मंडी कितने हैं 118। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा था, एक ही वीडियो में मैंने सारे डेटा को कवर करा दिए। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बस इस एक डेटा में पूरा इकोनॉमिक सर्वे खत्म है। ऑनलाइन जो वीडियो देख रहा होगा उसको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना होगा तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन में यहाँ पे ये ओपन है, कोई भी आके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक।